हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर आपका 20। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन का टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट नंबर 20। तो चलिए हम लोग शुरू करें आज की टेस्ट। और इसमें आपको सभी सेक्शन से है। सबसे पहले करेंट अफेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और करेंट अफेयर के बाद आपका साइंस क्वेश्चन है ना, और उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का आपका रहेगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेस्ट। डेली जो आपकी टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। आपको नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, जहां आप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, डीएलएड का भी और सामान्य अध्ययन का भी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, स्टार्टिंग में इसका पार्ट 1 हम लोग आज देख रहे हैं, और पार्ट 1 में आपको मैथ दिया गया है। मैथ आप लोग ये बना लीजिएगा, 20 आपका रीजनिंग और मैथ भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसको बनाइएगा, अब इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे करेंट अफेयर से दोस्तों, है ना। 20 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग भी दिया गया है, क्योंकि वो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से दोस्तों 21 से। 21 प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है। बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है। 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसका पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक आपको हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, और इसमें पूछ रहा था शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो शीर्ष स्थान पर इसमें कौन रहा, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें भारतीय सेना दोस्तों, है ना, इसमें भारतीय जो सेना है ये गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा था। और आपको ऑप्शन में भारतीय सेना कहीं नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना। विंटर गेम्स में शीर्ष स्थान पर आपको भारतीय सेना रही थी, और ये आयोजित हुआ था गुलमर्ग में। ठीक है, 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है, और इसका दूसरा चरण हुआ है दोस्तों 21 से 25 फरवरी 2024 तक, और ये भी गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और पहला स्थान रहा था इंडियन आर्मी का। दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2024 कब मनाया गया। बताइए, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2024 जो मनाया गया, कब मनाया गया, है ना। कब मनाया गया है? 27 फरवरी, 2 फरवरी, 10 दिसंबर या 28 फरवरी। 28 फरवरी तो को आपको विज्ञान दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को एनजीओ दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, 2 फरवरी को क्या मनाते हैं तो नोट करना है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है। बताइए, दुनिया में पूछ रहा है, यानी विश्व में सबसे ऊंची अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपको गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में किया गया है सबसे ऊंची मूर्ति। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, तो 206 फीट ऊंची अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा, और इसको क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। जी हाँ, इसका नाम क्या है तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इसका नाम दिया गया है। ध्यान रखना है, 206 फीट है आपका, 16 नहीं, 206 फीट आपकी ऊंची मूर्ति है, याद रखना है ना। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 24 नंबर की, मार्च 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। करेंट अफेयर भी आपको दोस्तों 10 सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा साइंस से, है ना, और 25 क्वेश्चन आपको रहेगा सोशल साइंस से। ठीक है, तो 20 इधर हो गया, 10 इधर हो गया और 20 क्वेश्चन रहेगा आपका रीजनिंग मैथ से। ठीक है, अब जोड़ लीजिए कितना होता है, 20 20 40 20 60 और 10 70 5 75, इतना सवाल आपको एग्जाम में सामाजिक विज्ञान से पूछेगा दोस्तों आपका। ठीक है, और 75 प्रश्न रहेगा आपका डीएलएड से, है ना, यानी कि टोटल 150 प्रश्न पूछेगा आपको, 150 नंबर का पूछेगा। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ध्यान रखना है ना। 20 आपका रीजनिंग और मैथ से, 10 आपका करंट अफेयर, 20 आपका साइंस से, 25 आपका सोशल साइंस से और 75 आपका डीएलएड से। ठीक है, अगला प्रश्न था कि मार्च 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है दोस्तों, और ये हैं आपको राजीव कुमार, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, राजीव कुमार हो जाएगा आपका मार्च 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, है ना। चलिए अभी देखिए राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखना है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर में दिया गया है। और इसके बाद आपको उपराष्ट्रपति आपको धनखड़ जी हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है, महान्यायवादी अभी आर वेंकट रमनी हैं और लोकपाल अभी अजय मनिकराव खानविलकर हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 प्रश्न कह रहा है कि 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक तौर पर बिहार के किस नेशनल पार्क में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की गई है। जी हाँ, बिहार का दोस्तों पूछ रहा है नेशनल पार्क में, तो आंसर होगा आपका बिहार में हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। जी हाँ, और ये वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, मैंने कई बार आप लोग को बताया हूँ। तो 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा आधिकारिक तौर पर बिहार के जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यहाँ पर बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की गई है दोस्तों, है ना। चलिए, और बिहार में एकमात्र बाघ ये रिजर्व है वाल्मीकि, और ये है आपको कहाँ, वेस्ट चंपारण में, है ना, याद रखना है, ये वेस्ट चंपारण में आपको पड़ता है। अगला प्रश्न है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, जी हाँ, छठा की बात की जा रही है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार की दुर्गा सिंह किस खेल में स्वर्ण पदक विजेता बनी है दोस्तों, है ना। तो बिहार की दुर्गा सिंह जो है ये किस खेल में स्वर्ण पदक विजेता बनी है। निशानेबाज, दौड़ स्पर्धा, भारोत्तोलक या भाला फेंक। 26 का क्या होगा, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दौड़ स्पर्धा, है ना। दौड़ स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये 2024 में हुआ था, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, याद रखना है। और दुर्गा सिंह जो है दोस्तों ये गोपालगंज जिले की है ना। ये दुर्गा सिंह जो है ये कहाँ की है, बिहार की, तो गोपालगंज की है। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। और अगला प्रश्न आपको है 27 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं, तो इनका नाम है दोस्तों आपको कहाँ गया भाई, हाँ, अनंत मनोहर बदर जी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, अनंत मनोहर बदर जी को बनाया गया है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बिहार राज्य का, है ना, ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी बिहार मानवाधिकार आयोग की, तो 3 जनवरी, है ना, 3 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर की अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया।
बताइए सबसे अधिक बजट किसको आवंटित किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, इसका क्या होगा, तो ये रक्षा मंत्रालय को किया गया दोस्तों, है ना, रक्षा मंत्रालय आपका हो जाएगा, सबसे अधिक बजट इसमें आवंटित की गई रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, ध्यान रखना है। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन ने दोस्तों संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश किया, जिसमें सबसे अधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया। ठीक है, याद रखना है। और कितना दिया गया, तो 6.21 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया था, है ना, 6.21 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है कि हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, वर्ष 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2024 में ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहे हैं, तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था कि भारतीय को मसाल वाहक के रूप में जो चुना गया है वो कौन है, तो वो है आपको अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है इनका, अभिनव बिंद्रा को ये चुना गया है ना। तो ध्यान रखना है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अभिनव बिंद्रा को भारतीय मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर कौन सा है, तो आप याद रखिएगा पेरिस, है ना। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हो रहा है कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, याद रखना है। इसका दोस्तों शुभंकर का नाम क्या है, पेरिस जो 2024 जो ओलंपिक हो रहा है इसका शुभंकर का नाम है ना, ओलंपिक फ्रीज, है ना। शुभंकर का नाम क्या है, तो ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर का नाम है, याद रखना है। अभिनव बिंद्रा के बारे में एक सवाल पूछेगा कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये निशानेबाज हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 30 नंबर कि जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है ना। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव किनको नियुक्त किया गया है, ये बताना है ना। बिम्स्टेक के नए महासचिव, देखिए बिम्स्टेक यानी कि BIMSTEC, ये हो गया बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और ये चुना जो गया है दोस्तों बिम्स्टेक के नए महासचिव, वो इंद्रामणि पांडे जी को चुना गया है ना। तो इंद्रामणि पांडे आपको नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये बिम्स्टेक का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, अगर आपसे बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है। और बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन है, तो बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है आपका, है ना, बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं, जैसे कि ये इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो इनके सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। सदस्य देश कौन कौन है, तो भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, किसी वस्तु का भार क्या है। तो ये करेंट अफेयर यहां पर समाप्त हो गया, 10 सवाल। अब हम लोग देखते हैं साइंस के 20 सवाल, है ना। साइंस के हम लोग अब 20 को प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार क्या है। किसी वस्तु का भार क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। यह वस्तु का जड़त्व होता है, या यह वस्तु द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रफल होता है, यह वस्तु का आयतन होता है, या फिर यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। जी हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 31 का। 31 का आपका आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है।
अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर सवाल है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किसे परिभाषित करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, तो ये परिभाषित करता है दाब को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही, दाब को परिभाषित करता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, किसी को पता है जल्दी से बताइएगा। दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखना है, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है ना। वह युक्ति कौन सी है जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो ये आंसर हो जाएगा क्या 33 का दोस्तों, वो हो जाएगा तापीय पुंज, है ना। तापीय पुंज जो है ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 34 नंबर। 34 सवाल है कि निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। बताइए पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग कौन सा नहीं है दोस्तों। 34 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रस्रव्य तरंगे से हटाना नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। ठीक है, देखिए आपको साइंस से भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि साइंस भी आपको 20 प्रश्न एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा 35 का, कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको देख लीजिए यहां पर हो जाएगा। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। कह रहा नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। अब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यहां पर ऑप्शन में कौन सा दिया गया है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो परमाणु द्रव्यमान के वर्गीकरण के आधार पर जो यहां पर हो जाएगा वो हो जाएगा डोबरेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रम से आपको यहां पर वर्गीकरण के अनुसार होगा। ठीक है, और आवर्त सारणी जो है दोस्तों ये डोबरेनेर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक नियम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर की पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। बताइए पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती है ना। वे कौन सी धातुएं हैं, है ना, ये पूछ रहा है, जो पानी से हाइड्रोजन का विस्थापित कर सकती है, जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में क्या होगा, हाइड्रोजन से नीचे होगा, ऊपर होगा, या ऊपर या नीचे क्या होगा दोस्तों। 38 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से ऊपर होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में डालकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है ना। कौन ऑक्सीजन में डालकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। 39 का हो जाएगा आपका फास्फोरस। जी हाँ, दो फास्फोरस जो है
ये ऑक्सीजन में डालकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, याद रखना है। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो श्वेत फास्फोरस जो है इसको मिट्टी के जल में रखा जाता है, याद रखना है, क्योंकि यह हवा में अभिक्रिया करके जल उड़ता है। मिट्टी के तेल, जल कहिए या तेल कहिए, तो मिट्टी के तेल में है ना, तो मिट्टी का तेल जो केरोसिन होता है उसमें रखा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर सवाल है कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो क्षारीय धातुएं जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं दोस्तों, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है। बताइए पतझड़ जो है ये किसके द्वारा रोक सकते हैं, फ्लोरिजोन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा, या फिर एब्सिसिक एसिड के द्वारा। तो पतझड़ जो है ये साइटोकाइनिन द्वारा रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर कि नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है। बताइए दोस्तों, नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना, ये नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना जो है ना, ये डायरिया रोग का प्राथमिक उपचार है, याद रखिएगा, है ना। नींबू पानी के साथ क्या खिलाया जा रहा है, गुड़ खिलाया जा रहा है। ये किसका प्राथमिक उपचार है, तो डायरिया रोग का। अगर इस प्रकार का होता है तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगला प्रश्न कि इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये बताइएगा, है ना। तो किसके द्वारा होता है, तो इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में बिल्कुल सही, लाइपेज के द्वारा होता है। और वसा क्या होता है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है। वसा को इमल्सीकृत करने का कार्य पीत रस के द्वारा होता है। पीत रस जो होता है ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर की, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिख रहा है, मैं आपको बोल देता हूँ। फीमर तथा टिबिया, है ना, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है, तो इसको कहा जाता है कब्जा संधि, है ना, इसको कहा जाता है दोस्तों कब्जा संधि, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है ना। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है, तो उस क्षारक का नाम है यूरेसिल, है ना, उसका नाम है यूरेसिल क्षारक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आरएनए में अगर कहे कि डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल हेलिक्स मॉडल की होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आरएनए की संरचना जो होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड की होती है। अगला प्रश्न है आपको 46 नंबर। 46 प्रश्न है कि निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। तो वैश्विक तापन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, CO2, CH4, N2O या SF6। तो दोस्तों सबसे अधिक वैश्विक तापन क्षमता होता है SF6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। ग्रीन हाउस गैस के कौन कौन से गैस होते हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए दोस्तों, तो CO2 होता है उत्तरदायी, CH4 होता है, N2O होता है, O3 होता है, CFC होता है और SF6 भी होता है, ठीक है, याद रखना है। और ग्रीन हाउस गैस जो होता है ये पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करने के लिए उत्तरदायी गैस है। अगला प्रश्न है 47 की पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो पृथ्वी द्वारा जो कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता है इसको कहते हैं कार्बन स्पेस, है ना। क्या इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कार्बन स्पेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कार्बन स्पेस इसको कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न 48 नंबर, फटाफट जवाब दीजिए। 48 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के नियम का अपवाद है, मेंडल्स लॉ, है ना, मेंडल के नियम किसका अपवाद है दोस्तों, तो मेंडल का नियम का अपवाद
सहलग्रता का नियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसको कहते हैं सहलग्रता का नियम, है ना। यानी कि जीनों में वंशागति के दौरान एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, इसे ही सहलग्रता कहा जाता है। ठीक है, जीन में वंशागति के दौरान एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, तो आपको सहलग्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं। तो एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन पूल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जीन पूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जीन जो होता है ये डीएनए का बना होता है। डीएनए जो है दोस्तों वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ना। यह जो है एक वंश से दूसरे वंश तक आनुवंशिक सूचनाओं का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 नंबर की एडीएच का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक होम्योन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है दोस्तों, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसे वर्गनीन या वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपको 51 नंबर कह रहा है कि लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन था। तो ये रहा साइंस का सवाल। अब शुरू होता है आपको समान अध्ययन सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस अब हम लोग देखते हैं कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभिनव भारत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभिनव भारत इसके संस्थापक जो थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर, है ना। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। और लंदन में दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। इनका शॉर्ट में कहते हैं इन्हीं को वीडी सावरकर। और लंदन अभिनव भारत स्थापना हुआ था, कब हुआ था ये पूछता है कई बार, तो 1906 में हुआ था, याद रखना है 1906 में हुआ था। एक तो पूछेगा कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई, 1906 में। किसने किया, वीडी सावरकर ने। कहाँ हुआ, लंदन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। गदर पार्टी, देखिए गदर पार्टी की स्थापना होती है आपको 1913 में, है ना। 1913 में होती है स्थापना, संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुआ था दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना। अगर गदर पार्टी के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम मदरौली और बाबा सोहन सिंह भाकना, ये संस्थापक थे। ठीक है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अगर कहे तो सरदार सोहन सिंह भाकना और महामंत्री लाला हरदयाल थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। बताइए, बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया था, है ना। तो कमांडर इन चीफ जो नियुक्त किया गया था, ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, दुमका, देमका मुंडा, ये सब ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि विकल्प में ये जो किसी विकल्प मतलब नहीं दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। ऐसे में बता देता हूं कि कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था कोका कुमार को, है ना, कोका कुमार करमाली को। ठीक है, कोका कुमार करमाली। ठीक है, तो कोका कुमार करमाली को नियुक्त किया गया था आपको कमांडर इन चीफ। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये काफी मुंडा विद्रोह के ये नेता थे और ये इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का 1875 में हुआ था। ठीक है, इनके माता का नाम था करमी मुंडा और पिता का नाम था इनका सुगना मुंडा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंडा आंदोलन हुआ था 1894 से लेकर के 1990 तक, 1990 का इसका माना जाता है। और
नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 54 नंबर। कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा। हाँ ना, एक तो पूछेगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई, तो पटना में। और कब हुई, तो 1913 में। और किसने की, तो सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। बिल्कुल सही, सचिंद्रनाथ सन्याल, इनका पटना में हुआ था आपको अनुशीलन समिति की स्थापना। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर। 55 कह रहा है कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा है? बहुत बढ़िया कथन है, ये कथन याद रखिएगा कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। और ये कथन किसका है दोस्तों? जल्दी से बताइए, ये कथन किसका है? आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A.R. देसाई। A.R. देसाई का ये आपका कथन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह कथन आपका A.R. देसाई का है। औद्योगिक क्रांति अगर पूछे कि सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में दोस्तों भारत का योगदान जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत एक क्या था, बहुत बड़ा कच्चा माल वाला देश था। और यहाँ से कच्चा माल जाता था कहाँ, तो ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो उद्योग बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ था भारत का। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर की भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? जी हाँ, तो शक्तिशाली और निडर बनो, ये संदेश किसने दिए थे? तो ये संदेश देने वाले व्यक्ति वो थे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये आपको दिया गया था कि क्या बनना है, शक्तिशाली बनो और निडर बनो। स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपको 12 जनवरी, है ना, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। इसीलिए हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, है ना, जिन्हें राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद नामकरण कर प्रथम धर्म संसद में जाने के लिए आर्थिक सहयोग किया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और विवेकानंद का दोस्तों तूफानी हिंदू भी इनको कहा जाता है ना। विवेकानंद ने ही कहा था कि तुम्हारा बुद्धि ही तुम्हारा क्या है, गुरु है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर की योग सूत्रों का श्रेय किसको जाता है? योग सूत्रों का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है आपको, योग नाम ही है योग, तो आप समझ गए होंगे पतंजलि को, है ना। योग सूत्र का जो आपका श्रेय जाता है वो पतंजलि को जाता है। और पतंजलि क्या है दोस्तों? तो एक महान दार्शनिक और व्याकरण के ज्ञाता थे। पतंजलि को दोस्तों योग दर्शन का जनक माना जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे। अष्टाध्यायी पर टीका पतंजलि ने महाभाष्य से लिखा था। ठीक है, प्राचीन भारत में 6 दर्शन को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर की गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के दौरान का लक्ष्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था ये क्या था? तो ये लक्ष्य था दोस्तों कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगर विदेशी वस्तु का हम बहिष्कार करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, इसको हम प्रोत्साहन दें। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बताइए, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन थे भाई साहब, है ना। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो 1899 से लेकर के 1905 तक इनका शासनकाल रहा था वायसराय के रूप में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था ये डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, है ना, अगर पूछे कि घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी 19 जुलाई,
है ना। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और विभाजन कब हो गया, 16 अक्टूबर को हुआ था, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ भाई साहब, क्योंकि इसको रद्द भी कर दिया गया था, तो इसको रद्द हुआ था आपको 12 दिसंबर 1911 को इसको रद्द किया गया था, क्योंकि 1911 में ही हुआ था दोस्तों दिल्ली दरबार, और उसी समय इसको रद्द किया गया था। ठीक है, याद रखना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर कि किसने नारा दिया कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। तो नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं का नारा देने वाले व्यक्ति वही हो सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दोस्तों नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं का नारा दिया था, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के कुछ और नारा जो है काफी प्रचलित है और हमेशा पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। सुभाष चंद्र बोस ही दोस्तों एक और नारा दिए थे, दिल्ली चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस। एक और नारा काफी इनका इंपॉर्टेंट है, जय हिंद जय भारत। तो जय हिंद जय भारत भी इन्हीं का नारा है, ये भी आपको याद रखना है। अगर कहे कि जवाहरलाल नेहरू दोस्तों का कथन जो था, मैं एक समाजवादी हूं, ये कथन था आपका जवाहरलाल नेहरू का। और अगर कहे गांधी जी के बारे में तो इनका कथन था कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। ठीक है, और अरविंद घोष का क्या कथन था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष कह रहा है बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए बिहार का जो योगदान है दोस्तों भारत की जनसंख्या में, ये आपको पूछ रहा है प्रतिशत के रूप में, तो वो योगदान है आपको 8.58 है ना, 8.58% बिहार का योगदान है। और ये जो डाटा है ये 2011 के अनुसार डाटा है, याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का आबादी जो है वो 16.5% आबादी रखता है उत्तर प्रदेश, और इसका आधा आपको याद रखना है बिहार का है 8.58%। ठीक है, और सबसे कम आबादी जो है दोस्तों वो है सिक्किम राज्य की, सबसे ज्यादा है आपको उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक घनत्व कहे तो बिहार का है, सबसे कम घनत्व कहे तो अरुणाचल प्रदेश का है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी जो है विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत है, तो विश्व की आबादी का 17.5% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62 नंबर सवाल है कि कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा के क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो बिहार के दक्षिण गंगा के क्षेत्र, दक्षिण गंगा वाला क्षेत्र आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी दोस्तों आपके बिहार के बीचों बीच से बहती है, तो ये वाला हो गया उत्तर और ये वाला हो गया आपको दक्षिण। तो दक्षिण गंगा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पटना वैशाली। वैशाली किधर है दोस्तों, वैशाली उत्तर में ना है, तो ये वाला आपका नहीं होगा और नहीं हमसे पूछ रहा था। तो पटना वैशाली है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में, ये नहीं आता है, ये उत्तरी गंगा क्षेत्र में आपको आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 है ना। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, ये आपसे पूछ रहा है, क्या होगा। तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है दोस्तों, ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, लॉरेंसिया का थोड़ी है, अंगारा का भी नहीं है, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। गोंडवाना जो है ना दोस्तों, ये जब हमारी पृथ्वी पेंजिया के रूप में थी, ठीक है, तो उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते थे और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे।
ठीक है। तो ये भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, वो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर कि किस राज्य में नगरीकरण सबसे अधिक है। तो नगरीकरण सबसे अधिक अगर पूछा जाए, है ना, जनसंख्या में यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, अगर जनसंख्या में कहता तो दूसरा हो जाता, सिर्फ कह रहा है कि नगरीकरण सर्वाधिक, तो हो जाएगा आपको गोवा, है ना। गोवा जो है नगरीकरण में सबसे अधिक है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार गोवा का जो नगरीकरण है वो 62% से अधिक है ना, सबसे अधिक। अगर कहे दोस्तों कि सर्वाधिक शहरी आबादी में मतलब कि नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो अगर आबादी में अगर बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। आबादी में हो जाएगा महाराष्ट्र का दोस्तों, है ना, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक कह रहा था तो आपको गोवा हो जाएगा। और सबसे कम अगर कहे कि किसका है, तो सबसे कम होगा आपका हिमाचल प्रदेश का शहरी आबादी, ठीक है। सबसे कम आपका हिमाचल प्रदेश का है। और बिहार में कितना शहरीकरण है दोस्तों, तो बिहार में 11.3%। ये सारे जो डाटा है ना 2011 के अनुसार है, याद रखना है। और अभी वर्तमान में बिहार का जो शहरीकरण पहुंच गया है वो 15.5% पहुंच गया है, 15.3% 2021-22 के अनुसार अभी पहुंच गया है। ऐसे अभी नया डाटा आएगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर की हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। हैदराबाद की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि हैदराबाद में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कई बार बताया हूं कि सबसे पहले आएगा ये केरल राज्य में, है ना, 1 जून को आएगा ये केरल राज्य में। और यहाँ से ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो यहाँ हमसे कह रहा है हैदराबाद, तो हैदराबाद कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है हैदराबाद आपका, है ना, आपको तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर होता है, ठीक है, 15 अक्टूबर होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्योंकि हैदराबाद में जो आपका मानसून बारिश जो होती है दोस्तों, ये लौटते हुए मानसून से बारिश होती है यहाँ पर 15 अक्टूबर को आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपको 66 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से समृद्ध है। देखिए चीड़ का वन, चीड़ के वन सबसे अधिक जो भारत में पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों आपको उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में आपको चीड़ के वन बहुत अधिक मिलेंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड में अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलेगा आपको, तो मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखना। और भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, तो वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपका, सबसे अधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, है ना। जो सुंदर वन आप नाम सुने हो ना, तो सुंदर वन का जो डेल्टा है वहीं पर जो मैंग्रोव वन जो बना है ना, डेल्टा वाले क्षेत्र में ही बनता है मैंग्रोव वन, क्योंकि मैंग्रोव वन के लिए क्या चाहिए, खारा पानी चाहिए, ठीक है। तो समुद्र के पास ही बनेगा आपको, ठीक है। चलिए, सुंदरवन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ध्यान रखना है। भारत में पतझड़ वन अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक भारत में किस प्रकार के वन है, तो पतझड़ वन है, ठीक है। लेकिन भारत में पतझड़ भी है, सदाबहार भी है, आपको मैंग्रोव भी है, पर्वतीय भी है, कटीले वन भी है, बहुत प्रकार के वन है भारत में, है ना। लेकिन सबसे अधिक जो है वो पतझड़ वन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 की पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है। तो वायुमंडल का सबसे अधिक जो घनत्व होता है दोस्तों वो कहां पर होता है, ये आपको बताना है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। जी हाँ, तो क्षोभ मंडल में आपका घनत्व जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, याद रखना है ना। और क्षोभ मंडल क्या है, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल की अगर हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है ये ध्रुव पर होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर, है ना, याद रखना है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी आपको पूछा जाता है। एक चीज और पूछेगा कि क्षोभ मंडल में, है ना, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर क्या है। तो क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर है प्रत्येक 165, है ना, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर घट जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा,
है ना, 165 मीटर ऊंचाई हम जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमेगा, और अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर कम होता है क्षोभ मंडल में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखना है। वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती है वो सारे क्षोभ मंडल में ही आपकी होती है, जैसे ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बारिश गरजना, बारिश होना, है ना, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68 नंबर की सेवराय की पहाड़ियां कहां अवस्थित है। देखिए सेवराय की पहाड़ियां जो है ये किस राज्य में पड़ता है, मैंने कई बार आप लोग को बताया हूं। तो ये राज्य हमारा कौन सा राज्य है, ये राज्य है आपका तमिलनाडु। तो सेवराय की पहाड़ियां आपको मिलेगा तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियां जो है ये तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियां जो है ये पूर्वी घाट पर्वत का ही ये हिस्सा है। ये पश्चिमी में इसको मत जोड़ दीजिएगा, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है सेवराय की पहाड़ियां, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 69 कि कौन से अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध, मैं इसको मिटा देता हूं, किसी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है ना। तो वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, जो लोगों को धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, इसके आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 15, है ना, अनुच्छेद नंबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। इसमें आपको ये चीज लिखा गया है, याद रखना है। और अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में आपको मिलेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 70 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। जी हाँ, तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार का बयान नहीं है, नीति निर्देशक तत्व भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय देता है। ठीक है, ये संविधान का परिचय देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71 नंबर की मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। बताइए मंडल आयोग को दोस्तों आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन पढ़ना है और जवाब देना है। तो मंडल आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग भी दे सकता है और यहाँ पर नहीं तो पूरा लाइन भी आपको दे सकता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। जी हाँ, और इन्हीं के द्वारा आपको पिछड़ा वर्ग आयोग लाया गया था, है ना। जनता पार्टी की सरकार 1977 में ही इसका गठन हुआ था दोस्तों, आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का, है ना। ये आपको पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपको हुआ था 1 जनवरी, 1 मिनट में आपको बता दूं, मंडल आयोग का जो गठन हुआ था 1979 में हुआ था, है ना, 1979 में हुआ था। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दोस्तों, तो उन्हीं की सरकार में आपको 1 जनवरी 1979 को पिछड़े वर्ग मंडल आयोग की गठन की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर की भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भारत में पहली बार। तो ये की गई थी दोस्तों आपको किसके द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। सबसे पहले कई बार आप लोग को बता चुके हैं, सबसे पहली बार यहाँ पर अगर आपसे पूछे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरुआत हुई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, है ना। इसी समय आपको मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का आपका प्रावधान किया गया था दोस्तों आपका, है ना। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया था और ये सबसे पहली बार हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 73 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार जो हमारा है ना, इसका निलंबन किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है दोस्तों? तो इसका अनुच्छेद के तहत जो निलंबन हो सकता है वो है अनुच्छेद नंबर 359। जी हाँ, 359 के तहत इसका निलंबन भी किया जा सकता है ना। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, है ना। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब होती है? युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में। और ये घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अनुच्छेद कितने के तहत? 352 के तहत, है ना। तो अनुच्छेद 19, है ना, जब अगर आपातकाल अगर आ जाए तो अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेख किया गया है कि सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त जो अन्य मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो निलंबित करने का अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। अगला प्रश्न है आपका है 74 नंबर कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? देखिए, भारत का मिनी संविधान कहते हैं दोस्तों आपको 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों आपको बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको कहा जाता है मिनी संविधान यानी छोटा संविधान। ठीक है, और ये हुआ था आपको 1976 में, 1976 में दोस्तों आपको इसमें हुआ था आपका। ठीक है, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसी संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। और फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में पुनः लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल किया गया था, है ना। 42वें संविधान संशोधन में ही लोकसभा कार्यकाल को 6 साल बढ़ा कर दिया था दोस्तों, और विधानसभा को भी 6 साल कर दिया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 78 में, फिर इसको घटा करके 5 साल कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका प्रश्न नंबर आपका 75 नंबर, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? बताइए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको सर्वोच्च न्यायालय को। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को ही संरक्षक माना जाता है दोस्तों, है ना, भारत के संविधान का। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर पूछे कितने अनुच्छेद में है तो 124 में आपका इसका वर्णन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का, है ना। अगर उच्च न्यायालय का पूछे तो उच्च न्यायालय हो जाएगा 214 में वर्णन किया गया है ना। चलिए, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, और इसका आंसर दिया गया है, आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिए और इसको याद कर लीजिए सारे प्रश्नों को। और जो हमारे नया बैच है इसमें आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। समान अध्ययन वाला डीएलएड का भी 8वां यूनिट जो है उसका भी जो शॉर्ट नोट्स आपको बनाया गया है वो भी आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर पढ़ते रहिएगा शॉर्ट नोट्स को, है ना। कैसे मिलेगा दोस्तों? तो ये नंबर आपको दिया गया है। जो नए शिक्षक हैं अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं तो उनको मात्र अभी 399 चार्ज लगेगा, और जो हमारे यहाँ पहले से जुड़े हुए थे 1 साल पहले से तो उनको मात्र 201 रुपया लगेगा। ठीक है, जहाँ डीएलएड और समान अध्ययन दोनों का आपको मिल जाएगा। ये नंबर है जहाँ आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम, कुछ भी आप कर सकते हैं इस नंबर पर। और उससे पहले पेमेंट करने से पहले क्या करिएगा, तो इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, ताकि आप व्हाट्सएप से पहले जुड़ जाइए, उसके बाद पेमेंट करने के बाद हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होता है दोस्तों, है ना। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर हमको भेज दीजिएगा। ये नंबर आपका व्हाट्सएप भी यही नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसको पहले सेव कर लीजिए, है ना। किसी भी नाम से प्रधान शिक्षक, करियर, परिवार, कुछ भी जो आपको सहूलियत हो, और उसके बाद हमें व्हाट्सएप से जुड़ करके पेमेंट करके व्हाट्सएप कर देना है। वहाँ पर आपको आधे घंटे के अंदर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। आप निकाल के भी पढ़ सकते हैं या तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। और उसको पढ़ते रहना है। देखिएगा आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग, हजारों लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।